दोस्तों, रजिस्ट्री ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च बार में टाइप करना है IGRSUP। इतना टाइप करने के बाद इंटर कर देना है। अब आपके सामने IGRSUP.gov.in की एक वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप IGRSUP की ऑफिशियल पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको संपत्ति पंजीकरण वाले ऑप्शन में जाना है और आवेदन करें पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको नवीन आवेदन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपने जनपद सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी जनपद में आपकी भूमि है, जो भी ज़मीन आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, वो ज़मीन किस जनपद में आती है, किस ज़िले में आती है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वहाँ का तहसील क्या लगता है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका अल्फ़ाबेट और नंबर को मिक्स करके बनाना है। उसके बाद यहाँ पर हम अपना जो भी पासवर्ड बनाया उसको एक बार फिर से यहाँ पर फिल कर लेंगे। देन हमको यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर लेना है और प्रवेश करें पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक आवेदन संख्या प्रदर्शित होगी, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख लेना है। उसके बाद आपको प्रयोक्ता लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपने जनपद का चुनाव कर लेना है। जनपद का चुनाव करने के बाद आपको जो भी पासवर्ड आपने बनाया था वो यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद प्रवेश करें पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर विलेख तैयार करने के पूर्व कुछ सावधानियाँ दी हुई हैं, जिन्हें आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आपको प्रस्तुतकर्ता का विवरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको संविवाद की प्रगति में अचल संपत्ति का अंतरण बही संख्या 1 सेलेक्ट कर लेना है और लेख पत्र के प्रकार में विक्रय पत्र सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से श्री, श्रीमती, सुश्री, कुमारी जो भी उपयुक्त है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर प्रस्तुतकर्ता का नाम हिंदी में लिखना है, तो हम एक यहाँ पर डेमो नाम ले लेते हैं। अगले वाले कॉलम में आपको प्रस्तुतकर्ता का नाम इंग्लिश में फिल करना है। उसके बाद अगर आप प्रस्तुतकर्ता का ईमेल आईडी फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता को सिलेक्ट करना है। आपका क्रेता है, विक्रेता है या फिर उसने किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया है, तो उसके आधार पर हम अदर ऑप्शन चूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पर प्रस्तुतकर्ता क्रेता है, तो हम क्रेता सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रविष्टि सुरक्षित करें पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे आपका जो भी प्रस्तुतकर्ता का विवरण है वो सुरक्षित हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको संपत्ति का प्रकार सेलेक्ट करना है। आपकी संपत्ति जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो कृषि हेतु ज़मीन है या आवासीय है, कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, या फिर आप व्यावसायिक ज़मीन खरीद रहे हैं, औद्योगिक ज़मीन खरीद रहे हैं, या फिर किसी संस्थागत है। तो जैसे हमारे केस में हमारा जो भी ज़मीन है वो आवासीय ज़मीन है, यानी कि हम एक प्लॉट खरीद रहे हैं, तो हम यहाँ से आवासीय आत्मदशक सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपने उप निबंधक कार्यालय को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ गांव या अपने मोहल्ला का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है। जो भी आपका गांव, ग्राम या ब्लॉक लगता है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको अगले कॉलम में कुल आनुपातिक क्षेत्रफल, यानी कि जो भी आप प्लॉट या ज़मीन खरीद रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना है। अगर आप एक कृषि भूमि खरीद रहे हैं तब आपको क्षेत्रफल यहाँ पर हेक्टेयर में फिल करना होता है। अगर आप आवासीय खरीद रहे हैं तब आपको यहाँ पर वर्ग मीटर में क्षेत्रफल फिल करना होता है। तो हम यहाँ पर मान लिया 1000 वर्ग मीटर ज़मीन खरीद रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर संपत्ति का विवरण फिल करना होता है। संपत्ति के विवरण में आपको क्या देना होता है कि हमारा जो भी हमने ज़मीन खरीद रहे हैं वो किस खतरे के अंतर्गत आती है और उसका कुल आनुपातिक क्षेत्रफल कितना है और उसमें से हम कितना परचेज कर रहे हैं वो यहाँ पर हम फिल करेंगे। उसके बाद संपत्ति प्राप्ति का स्रोत, जो विक्रेता है उसके पास ज़मीन कहाँ से आई है, वसीयत से आई है या उसने क्रय किया था या फिर न्यायालय आदेश द्वारा उसको मिली है।
तो वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको यहाँ पर स्टाम्प में छूट, अगर आपका क्रेता है वो एक महिला है तो उसको स्टाम्प में छूट मिलती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद स्त्री हिस्सा कसी, यानी कि अगर क्रेता जो है वो एक स्त्री है तब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और देन आपको ये चेक बॉक्स को टिक करना है। अब यहाँ पर आपको फिल कर देना है कि हमारा जो भी स्त्री है या क्रेता है उस महिला को कितने अंश ज़मीन हम दे रहे हैं या कितने अंश ज़मीन उस महिला के नाम हम कर रहे हैं, वो यहाँ से हमको फिल करना होता है। फिल करने के बाद आपको यहाँ से सुरक्षित कर देना होता है। तो हमारे केस में क्रेता एक पुरुष है तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अगला कॉलम है निर्माण की स्थिति, यानी कि आप जो भी प्लॉट खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, वहाँ पर कुछ निर्माण है या फिर वह अनिर्मित है या फिर आप एक फ्लैट खरीद रहे हैं, वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। देन आपको सेगमेंट सेलेक्ट करना होता है। सेगमेंट में आपको बताना होता है कि हमारी जो भी ज़मीन है वो कहाँ पर स्थित है, किसी मार्ग के या किसी रास्ते के किनारे स्थित है या फिर वो एक कृषि भूमि है। अगर किसी रास्ते के किनारे है तो रास्ता कितना चौड़ा है, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर प्रतिफल फिल करना है। प्रतिफल क्या होता है, जिस मूल्य पर हम ज़मीन खरीद रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा विक्रय मूल्य होता है वो यहाँ पर प्रतिफल होता है। मान लिया हम 50 लाख की ज़मीन खरीद रहे हैं, तब हम यहाँ पर 50 लाख फिल करेंगे। उसके बाद अगर जो भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं वहाँ पर बिजली कनेक्शन है, तब आपको हाँ पे क्लिक करना है और विद्युत संयोजन संख्या फिल कर देनी है। अगर नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। अगर वहाँ पर वाटर कनेक्शन है तब आपको यहाँ पर जल संयोजन संख्या फिल कर देनी है, अन्यथा इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मूल्यांकन करें पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका बाजारी मूल्य आ चुका है। आप यहाँ पर जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं वो 50 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, लेकिन उसका बाजारी मूल्य 26 लाख रुपये। ये आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाता है। उसके अनुसार यहाँ पर आपको 2,50,000 का स्टैम्प देना है। लेकिन आप ज़मीन 50 लाख में खरीद रहे हैं तब आपको यहाँ पर वास्तविक बाजारी मूल्य 50 लाख फिल कर देना होता है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी जो भी होती है वो आपकी मालियत या विक्रय मूल्य, इन दोनों में से जो भी अधिक होता है उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है। तब यहाँ पर आपको 50 लाख कर देना है और 50 लाख के अनुसार ही 7% आपको यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी फिल करनी है। तो स्टैम्प ड्यूटी कैसे निकालेंगे, आपको कैलकुलेटर ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है 50 लाख गुणे 7/100, इतना करेंगे, यानी कि आपको 3,50,000 रुपये का स्टैम्प पे करना है। तब आपको वास्तविक स्टैम्प शुल्क में 3,50,000 फिल कर लेना है। उसके बाद कुल ये जो आपकी निबंधन शुल्क होती है वो आपके जो भी बाजारी मूल्य होता है उसका 1% होता है। जैसे हम 50 लाख रुपए हमारा मूल्य है, जिस मूल्य पे हम क्रय कर रहे हैं उसका 1% यानी 50,000 रुपये आपको निबंधन शुल्क कार्यालय में जमा करना होता है। आगे आपको यहाँ पर चौहद्दी फिल करनी होती है कि आपका जो भी प्लॉट है उसके पूर्व में कौन सी ज़मीन है, पश्चिम में कौन सी ज़मीन है या उत्तर में कौन सी ज़मीन है और दक्षिण में कौन सी ज़मीन है, वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर खसरा संख्या फिल कर देनी होती है, किस खसरे संख्या से आप ज़मीन खरीद रहे हैं। अगर कोई प्लॉट है या मकान है या दुकान है, अगर उसकी कोई संख्या अलॉट हुई है तब आपको यहाँ पर उसकी संख्या फिल कर देनी होती है। देन आपको प्रविष्टि सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना होता है। अब आपको मूल्यांकन करें पर क्लिक करना है। अब यहाँ से देख सकते हैं आपका जो भी वास्तविक बाजारी मूल्य है, जो भी बाजारी मूल्य है या फिर जो भी स्टैम्प बन रहा है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई करेक्शन है तब आप संशोधन करें पर क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पक्षकार का विवरण पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको पक्षकार यहाँ पर ऐड करने हैं, क्रेता, विक्रेता और 2 गवाह। अगर एक से अधिक क्रेता हैं तो एक से अधिक क्रेता आपको ऐड करने हैं। अगर विक्रेता एक से अधिक हैं तो एक से अधिक विक्रेता ऐड करने हैं। तो क्रेता आपका पहले से यहाँ पर ऐड होता है, इसमें कुछ संशोधन आपको करना है तो संशोधन करें पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रेता का नाम और उसके संरक्षक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, पिता है, माता है या फिर अन्य है कोई।
यहाँ पर संरक्षक का नाम हम फिल कर लेंगे। यहाँ पर सारी डिटेल आपको हिंदी में फिल करनी है। तो संरक्षक का नाम फिल करने के बाद आपको क्रेता का जो है संपूर्ण पता, यहाँ पर जो भी उसका स्थायी पता है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको उसका पैन नंबर यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ से व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो क्रेता का आधार संख्या भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं और प्रविष्टि सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे आपका जो भी क्रेता के विवरण है यहाँ पर सुरक्षित हो जाएगा। अब आपको विक्रेता जोड़े पर क्लिक करके विक्रेता को ऐड करना है। तो उसी प्रकार से हम विक्रेता को भी ऐड कर लेंगे। श्री श्रीमती जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे, विक्रेता का नाम फिल करेंगे, उसका संरक्षक को सिलेक्ट करेंगे और संरक्षक का नाम फिल कर देंगे। उसके बाद विक्रेता का यहाँ पर एड्रेस फिल करेंगे और प्रस्तुतकर्ता में सेलेक्ट करेंगे विक्रेता स्वयं जो है प्रस्तुत करता है या किसी को अपने ब्याह पे वो भेज रहा है, जैसे मुख्तार आम या मुख्तार खास किसी को बना दिया है या किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, तो वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे विक्रेता स्वयं रजिस्ट्री करने आ रहा है तो स्वयं सेलेक्ट करेंगे और विक्रेता का पैन संख्या यहाँ पर फिल करेंगे, विक्रेता का व्यवसाय सेलेक्ट करेंगे, आधार संख्या अगर आप फिल करना चाहते हैं आधार संख्या फिल करेंगे और विक्रेता का मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद प्रविष्टि सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से इसको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे आपके विक्रेता का विवरण भी यहाँ पर सुरक्षित हो चुका है। अब आपको यहाँ पर गवाह ऐड करना है। गवाह जोड़े पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से गवाह का नाम फिल कर लेना, उसके संरक्षक को यहाँ पर उसके संरक्षक का नाम फिल कर लेना है, फिर उसका गवाह का एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेना है, गवाह का व्यवसाय यहाँ पे आपको फिल कर लेना है और उसका मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। अगर आप ईमेल आईडी फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर लें, अन्यथा छोड़ दें। उसके बाद प्रविष्टि सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे आपका गवाह यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दूसरा गवाह भी जोड़ लेना है। तो हम जल्दी से दूसरा गवाह जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे दोनों गवाह ऐड हो चुके हैं। अब हमें पूर्वावलोकन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको संपत्ति का विवरण यहाँ पर क्रॉस चेक करना है कि अगर आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिल की है उसमें कोई मिस्टेक है तो उसे आप संशोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से अपनी डिटेल को चेक कर लेना है। अगर इसका कोई संशोधन है तब आप संपत्ति विवरण में जाकर के दोबारा से संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद आपको पक्षकार का विवरण चेक कर लेना है कि हमने जो भी क्रेता विक्रेता या गवाह का नाम फिल किया है, उसका एड्रेस फिल किया है, मोबाइल नंबर और उसका पैन कार्ड नंबर फिल किया है, उसमें कोई करेक्शन तो नहीं है। अगर कोई करेक्शन है तब आप पक्षकार का विवरण पर जाकर के दोबारा से संशोधन कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है, कोई भी डिटेल मिसमैच नहीं है, तब आप लेखपत्र बनाए पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लेखपत्र तैयारकर्ता का नाम फिल कर देना है। अगर आप चाहें तो फिल करें, अन्यथा इसको ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं और लेखपत्र बनाए पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से वापस चले आना है। अब यहाँ पर आपको प्रपत्र में कुल पृष्ठों की संख्या, आपका जो भी रजिस्ट्री तैयार हुआ है उसमें कितने पृष्ठ हैं उनकी संख्या यहाँ पर फिल करनी है। पृष्ठों की संख्या आपको दोनों तरफ काउंट करना है, यानी कि अगर एक पेज है तो उसमें 2 पृष्ठ होते हैं, एक सामने की तरफ एक पीछे की तरफ। वैसे अगर आपकी जो भी रजिस्ट्री तैयार हुई है उसमें 6 पेज हैं तब आपको यहाँ पर 12 फिल कर देना है। इतना फिल करने के बाद आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। आपका जो भी प्रविष्टि है वो सुरक्षित हो जाएगी। अब आप भुगतान के विवरण वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है निबंधन शुल्क आपकी 50,000 रुपये थी। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रतिलिपिकरण शुल्क जो है 60 रुपये अदा करनी है, जो कि कार्यालय में आपको जमा करनी है, और स्टैम्प शुल्क आपका 3,50,000 है। तब आपको यहाँ पर निबंधन शुल्क जमा करने के लिए क्या करना है, अगर आप ई भुगतान करना चाहते हैं तब ई भुगतान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कार्यालय में नगद पैसा जमा करना है तब आप नगद वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं ₹50,060 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप निबंधन शुल्क 50,060 का नगद भुगतान कार्यालय में जाकर करना चाहते हैं। आपको ओके कर देना है और यहाँ पर आपको एक पॉपअप शो हो जाएगा कि कैश अमाउंट सक्सेसफुली सेव। यहाँ से इसको ओके करने के बाद हम आ जाते हैं नीचे अपने स्टैम्प शुल्क पर। स्टैम्प शुल्क आप ई स्टैम्प के द्वारा भी अदा कर सकते हैं या फिर आपके पास जो मैनुअली स्टैम्प होता है उसके द्वारा भी अदा कर सकते हैं। हमारे केस में हमारे पास ई स्टैम्प है तो हम ई स्टैम्प सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम यहाँ पर जो 3,50,000 रुपये लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पॉपअप ओपन होगा जिसे हमको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र संख्या फिल करना है, यानी कि जो भी आपका स्टैम्प नंबर है उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देन आपको यहाँ पर उसके बाद आपके स्टैम्प का मूल्य क्या है वो यहाँ पर फिल करना है और आपने स्टैम्प कब जारी किया है, जिस भी डेट में आपने स्टैम्प खरीदा है या फिर आपका स्टैम्प जब जारी हुआ है जिस डेट में, वो डेट यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी आपका स्टैम्प नंबर है, जारी करने का दिनांक और उसे किसने परचेज किया है, यहाँ पर क्रेता का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर स्टैम्प मूल्य कितना है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से एग्जिट कर लेना है। एग्जिट करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो भी स्टैम्प शुल्क था वो अदा हो चुका है। यहाँ पर स्टैम्प शुल्क भुगतान करने पर देखिए यहाँ पर 0 आ गया है। अब आपको यहाँ से इसको सुरक्षित कर देना है। अब आपके सामने एक अपॉइंटमेंट के लिए पेज ओपन हो जाता है। जो भी आपका डिक्लेरेशन है उसे टिक कर लेना है और कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट का चयन करें पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपको अपने अपॉइंटमेंट है तो ये दिनांक सेलेक्ट करना है जिस भी डेट में आप रजिस्ट्री करवाने जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ से एक काउंटर नंबर चूज कर लेना है। कई सारे काउंटर नंबर हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है और विवरण देखे पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कई सारे स्लॉट ओपन हो जाते हैं। आपको यहाँ से स्लॉट सेलेक्ट कर लेना है और सुरक्षित करें तथा उप निबंधक कार्यालय को प्रेषित करें पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं जो भी आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था वो अपॉइंटमेंट आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। अब आपको नीचे आना है और लेख पत्र प्रिंट करें पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको संपत्ति का विवरण पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से आपको जो भी आपका विवरण है इसे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद आपको पक्षकार का विवरण पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से जो भी आपके पक्षकार हैं उनके विवरण को भी यहाँ से प्रिंट कर लेना है। ये सब प्रिंट करने के बाद अब आपको इसे अपनी जो भी रजिस्ट्री कॉपी है आपकी, जो भी आपकी रजिस्ट्री तैयार की गई है उसके साथ में अटैच करके आपको उप निबंधक कार्यालय यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस चले जाना है और वहाँ पर रजिस्ट्री करवा लेना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।